हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम लेकर के आए हैं एक और शानदार वीडियो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 3 प्रमुख नियमों का निपटारा करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बच्चों, जो हमारे प्रमुख नियम हैं उनमें सबसे पहला है हेनरी का नियम, दूसरा है राउल्ट का नियम और तीसरा है कोलराउस का नियम। इन तीनों नियमों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से आज निपटाएंगे। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी बच्चों, लेकिन आज आपको थोड़ा यूनिक और सिंपल तरीके से मिलेगा जो कुछ भी हम देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन के तीनों क्वेश्चन की बात करें तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये 3 नंबर में आते हैं और हर साल पूछे जाते हैं बच्चों, क्योंकि इतने ज्यादा सेट बनते हैं तो 2 से 3 सेट में तो फेंक ही देगा। इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहला जो हमारा नियम है वो है हेनरी का नियम। हम शुरुआत करते हैं हेनरी भाई साहब से कि हेनरी का नियम क्या कहता है। देखिए बच्चों, नियम देखने से पहले कुछ चीजों को समझना बेहद जरूरी है। ठीक, हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमाएं और अनुप्रयोग, ये 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत मिले हुए हैं। यानी हेनरी का नियम क्या है, इसकी क्या सीमाएं हैं, यानी इसकी क्या शर्त है, ये नियम कब लागू होता है, और तीसरी जो बात है इसके अनुप्रयोग, यानी दैनिक जीवन में इसके क्या अनुप्रयोग हैं, ये कहां पर काम करता है। ठीक, चलिए तो इस नियम को देखने से पहले बच्चों आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक, कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी रसगुल्लों। उसके बाद तो ये नियम ना आप चुटकियों में लगाओगे, एकदम इजीली आप इसको दिमाग में स्टोर कर लोगे। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, ठीक, एक पात्र ले लिया हमने और इसमें क्या किया भाई, पानी भर दिया। ठीक, इसमें क्या किया, पानी, इसमें क्या किया भाई, हमने पानी भर दिया है। ठीक, समझ में आया बच्चों इतना। ये क्या किया है कि इसमें कुछ भी नहीं किया रसगुल्लों, इसमें हमने लिक्विड यानी द्रव भर दिया है। अब करते क्या है, इसमें हम बाहर से कोई गैस है, मान लेते हैं O2 है, और इस गैस को हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें घोलने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, इस गैस को हम इसमें घोलते हैं। अब ये नियम क्या कहता है वो समझिए। ये नियम बोलता है कि स्थिर ताप पर, यानी जो टेम्परेचर होना चाहिए बच्चों वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी ताप नियत होना चाहिए। हेनरी का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर यानी ताप नियत रहे। ठीक है ना, स्थिर ताप पर किसी गैस की, ये गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है, विलेयता मतलब घुलने की जो क्षमता है बच्चों, वो क्या है, दाब के समानुपाती होती है। हमने क्या बोला बच्चों, नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की, ये क्या है भाई, ये ऑक्सीजन गैस है। ठीक है ना, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। इस चीज का यानी इस कथन का मतलब यह है बच्चों कि हम जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज्यादा गैस घुलेगी, और जितना कम प्रेशर लगाएंगे गैस उतनी ही कम घुलेगी। इतना क्लियर हो गया। अब इसको चलिए लिखते हैं भाई इस नियम के कथनों में। तो हो गया नियम कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब बच्चों जो विलेयता है, ठीक, जो विलेयता है वो किसके समानुपाती है, तो गैस के दाब के। ठीक है ना, गैस के दाब के समानुपाती होती है। अगर इसको थोड़ा सही से लिखेंगे तो भाई गैस की विलेयता को यानी मात्रा को हम दर्शाते हैं m से, m प्रोपोर्शनल किसके, P हो जाएगा। ठीक, या इसको और अच्छे से लिखना चाहेंगे बच्चों तो ये अगर हम m बराबर लिखेंगे तो m बराबर जब लगाएंगे तो KH हो जाता है और उसके बाद
P हो जाता है। ठीक, ये अपना मेन फार्मूला हो जाता है। ठीक है ना, यही हमारा फार्मूला होता है। सैंपल की बात करें बच्चों, सब चीज का मतलब अगर समझना है भाई, M क्या है, KH क्या है और P क्या है, और बेहद जरूरी होता है बच्चों हर चीज का मतलब जानना। इसीलिए तो भाई अपना सिद्धांत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। M क्या है, तो ये घुली गैस की मात्रा है। क्या है बच्चों, घुली गैस की मात्रा है। ठीक, घुली गैस की मात्रा है। KH क्या है, तो ये है हेनरी नियतांक। ठीक, हेनरी नियतांक है। ठीक है ना, और P क्या है, तो भाई P क्या है, गैस का दाब है। गैस का दाब है। ठीक है ना, जो दाब लगाया जा रहा है। तो नियम समझ में आ गया कि हेनरी भाई साहब का यह कहना है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो दाब के समानुपाती होती है। ये चीज हमने यहां पर देख रखा है। कहने का मतलब यह है बच्चों, हम जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज्यादा गैस घुलेगी, और जितना कम दाब लगाएंगे गैस उतना ही कम घुलेगी। समानुपाती का मतलब ही यही होता है। ठीक, तो ये फार्मूला होता है M बराबर KH इंटू P। ठीक, जहां M ये घुली हुई गैस की मात्रा है, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट यानी हेनरी नियतांक है, और P क्या है, गैस का दाब है। समझ में आ गया रसगुल्लों? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए हो गया। अब देखते हैं बच्चों इसका अगला पार्ट यानी इसकी सीमाएं क्या है। ठीक है ना, चलिए इसकी सीमाएं क्या है हेनरी की। ठीक, ध्यान से समझिए बच्चों, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है। तो देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक, यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है। ठीक, यानी जो हेनरी का नियम होता है वो केवल आदर्श गैस पर ही लागू होता है। दूसरा, इसमें विलयन का जो ताप है बहुत कम नहीं होना चाहिए, यानी अगर ताप की बात करें तो ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक, हेनरी के नियम में ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना, इतना याद रखना। नेक्स्ट है कि गैस की जो विलेयता है बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, मतलब गैस की जो विलेयता है बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट है कि यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक, यानी जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं उन गैसों पर यह नियम क्या होता है, लागू होता है। ठीक है ना, तो ये है हेनरी के नियम की सीमाएं। अब देखते हैं बच्चों इसके अनुप्रयोग क्या है। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग की बात करें बच्चों तो ध्यान से देखिएगा। देखिए हेनरी का जो नियम है, पहला, शीतल पेय पदार्थ में, ठीक, जो भी झाग युक्त पदार्थ बनाए जाते हैं, ठीक, पेय पदार्थ बनाते हैं लिक्विड वाले, है ना, कोको कोला है, स्प्राइट है, थम्स अप है, माजा है, ये सारी चीजें, मतलब जो यहां तक कि ड्रिंक्स वगैरह जो शराब वगैरह उसमें भी होती है इसकी मात्रा। ठीक, तो ये चीज होता ना कि जब हम उसको मतलब बोतल के उधर उधर झकझोर के अचानक से ढक्कन खोल दें तो यूं प्रेशर के साथ गैस बाहर निकलती है। तो उसमें करते क्या है, जो भी कार्बोनेटेड वाटर होते हैं, ठीक, इनमें CO2 गैस मिक्स होती है। ठीक, और वही उसमें घुली हुई अवस्था में रहती है, जब उसको झकझोरा जाता है वो फटाक से बाहर आ जाती है। तो ये चीज है शीतल पेय पदार्थ में, मतलब वही चीज। ठीक, जो स्प्राइट है, थम्स अप है, कोको कोला है, उन सब में। अगला है कि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में, यानी जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वत वगैरह पे चढ़ते हैं, तो वे जैसे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जाहिर सी बात है ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है, सांस मतलब क्या है कम बनने लगती है, दम घुटने लगता है, तो वहां इसके टैंक में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कि समुद्री गोताखोर द्वारा, जो गोताखोर वगैरह होते हैं ना, समुद्र के अंदर जाते हैं, किसी चीज का रिसर्च करते हैं, कोई भी चीज ढूंढते हैं, खजाना वगैरह, या वैसे भी किसी को बचाने के लिए अंदर जाते हैं, देन तब वो जो टैंक इस्तेमाल करते हैं उसमें ये हेनरी का नियम लागू होता है। ठीक है ना, तो ये रहा बच्चों हेनरी के नियम की सीमाएं और उसके बाद इसके अनुप्रयोग। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, राउल्ट का नियम। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तीनों नियमों में बच्चों ये नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, राउल्ट का नियम हर साल, मतलब हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राउल्ट का नियम क्या है और इसकी सीमाएं लिखिए। राउल्ट का नियम क्या कहता है? बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक है ना। देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी विलायक में, विलायक का मतलब जल, हमने बोला ना जिस चीज में कोई चीज घोला जाए वो विलायक होता है। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, ठीक, कोई भी चीज लिक्विड वाला जिसमें कोई चीज डालते हैं वो विलायक, और जिसको डालते हैं वो विलेय। तो राउल्ट का नियम ये बोलता है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, यानी अवाष्पशील कोई पदार्थ है उसको मिला देने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभास के बराबर होता है। ठीक, तो ये हो जाता है नियम। अब हम इसके गणितीय कथन को लिखेंगे। कह रहा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इतना देखिए। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को अपन दर्शाते हैं बच्चों पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है ये विलेय के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को बच्चों n अपान n प्लस कैपिटल N, तो मोल प्रभाज को हमने देख रखा है पहले भी, तो मोल प्रभाज के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है ना, इतना याद रखना। अब बच्चों यहां से इसको ध्यान से समझिएगा, ये आपका हो जाता है मतलब राउल्ट का नियम। लेकिन अगर हम ध्यान दें, अगर विलयन तनु की बात की जाए, कभी कभार होता है यदि विलयन तनु हो जाए तब क्या हो, तो तनु विलयन के लिए, ठीक, तनु विलयन के लिए, तो भाई जब तनु विलयन की बात आती है बच्चों ध्यान देना, ये तो हमने बताया आपका मेन फार्मूला है, लेकिन अगर तनु विलयन की बात आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में n प्लस कैपिटल N, यानी स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर केवल और केवल कैपिटल N रख देते हैं। देन ऐसी सिचुएशन में जो आपका फार्मूला बन जाता है ये बनता है P नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर बच्चों, यहां पर भाई ये n है स्मॉल में और नीचे ये हो जाएगा कैपिटल N। अब n है क्या, तो n को हम लिखेंगे बच्चों, जैसे मान लेते हैं n क्या है? विलेय का के मोलों की संख्या, तो n बराबर भाई स्मॉल w अपान स्मॉल m हो जाता है, यानी मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार होता है। अगर कैपिटल जब n हो गया है तो मान लेते हैं ये विलायक है, हम समझ लेते हैं कुछ समय के लिए, तो ये हो जाएगा, तो भाई यहां पर कैपिटल W अपान कैपिटल M, फिर इसको लिखेंगे इस तरह से। तो यहां पर जब इसको थोड़ा हम और लिखेंगे बच्चों तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा P नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर, भाई इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे? W बाई M, और इसके स्थान पे कैपिटल W अपान कैपिटल M, ये हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। अब इसको बच्चों थोड़ा सही से लिखेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा P नॉट माइनस P, एक मिनट इधर जगह की कमी है, इधर ही देख लेते हैं। इसको बच्चों और आगे लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि P नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ठीक। अब यहां से भाई W अपान M है तो इसको लिखेंगे तो W अपान M, इसको लिखना चाहेंगे ऐसे ही लिखेंगे भाई, जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे ये चीजें भाई क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? जो M है वो ऊपर चला जाएगा और कैपिटल W जो है वो नीचे हो जाएगा, मतलब इस तरह से ये फार्मूला आपका हो जाएगा, ठीक। और यही क्या हो जाता है आपका एक और मेन फार्मूला होता है, और इसी पर बच्चों आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल लगते हैं। तो सब चीज का मतलब समझना हमें बेहद जरूरी है कि भाई P नॉट क्या है, पी एस क्या है, स्मॉल W क्या है, स्मॉल M क्या है, कैपिटल W क्या है, ठीक, और कैपिटल यहां से M इधर लिख लेते हैं कैपिटल M। इन सब का मतलब जानना बेहद जरूरी है। चलिए P नॉट क्या है, तो ये है बच्चों शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है ना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प
दाब, ठीक। और PSS का मतलब सॉल्यूशन, ये विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब, ठीक, वाष्प दाब है। और स्मॉल w क्या है भाई, विलेय का भार है। पहले भी न्यूमेरिकल जब बताया बच्चों अच्छे से समझाया इसको, विलेय का भार है, ठीक। और स्मॉल m क्या है, तो विलेय का अणुभार है। क्या है बच्चों, विलेय का अणुभार, ठीक, विलेय का अणुभार है। और कैपिटल W क्या है, तो ये क्या है, विलायक का भार, ठीक, विलायक का भार। ये आपके न्यूमेरिकल के लिए काम वाली चीज है बच्चों। न्यूमेरिकल में भाई यही तो नहीं मतलब होता है बच्चों को, इन सब का कोई पता ही जाता नहीं कि भाई ये है क्या, इसीलिए वो क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं अक्षर, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए बच्चों, अब उसके बाद यहां पर जो M है, तो ये विलायक का अणुभार है, ठीक, कैपिटल M है तो विलायक का अणुभार, इतना चीज हो जाएगा, ठीक। तो ये है आपका राउल्ट का नियम, ठीक। तो राउल्ट का नियम ये होता है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर शुद्ध मतलब ये जो प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है, ये मोल प्रभास के बराबर हो जाता है। यदि हम तनु विलयन की बात करें तो तनु विलयन के लिए स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर हम केवल n रख दें, ठीक। मान लेते हैं इसकी भाई तनु के लिए ये एकदम नगण्य हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम यहां इसके स्थान पे कैपिटल N रख देंगे। भाई अब क्या है, चूंकि N मोलों की संख्या है तो इसके बराबर होता है भार बटे अणुभार, तो हमने लिख दिया स्मॉल w अपान स्मॉल m। और ये जो कैपिटल N है तो भाई कैपिटल W अपान कैपिटल M लिखा, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, इसको भाई गुणा करके ये चिन्ह भाई ये ऊपर चला गया, M ऊपर चला गया और ये नीचे हो गया, इतना। फिर उसके बाद क्या है, यहां पर जो भी है आपके P नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल w विलेय का भार, यानी जो कुछ भी घोला जा रहा है, स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार, ठीक। कैपिटल W विलायक का भार, यानी जैसे पानी हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, या कोई चीज बोलेगा जिसमें कुछ चीज जैसे शर्करा मतलब जिसमें हम बात करें जैसे आपका मिल्क वगैरह हो गया, दूध वगैरह, तो वो सब विलायक में आ जाते हैं। और उसके बाद ये कैपिटल M क्या हो जाता है, तो ये विलायक का अणु भार, ठीक है ना। वैसे दूध में हम उसको प्योर मिला विलायक नहीं कह सकते हैं, उसको कोलाइड भी माना जाता है, तो उतना मत देखिएगा, ठीक। तो ये आपका राउल्ट का नियम हो जाता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं इसकी सीमाएं क्या हैं। चलिए हो गया बच्चों, अब हम आते हैं इसके आगे, थोड़ा देख लेते हैं इनकी सीमाओं को, ठीक। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है बच्चों, देखिएगा राउल्ट के नियम की जो सीमाएं हैं, सबसे पहला कि यह तनु विलयन पर लागू होता है, ठीक। ये जो राउल्ट का नियम है ये तनु विलयन सांद्र विलयन पर नहीं लागू होता है, केवल तनु विलयन पर। दूसरा, यह अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर ही लागू होता है, ठीक। अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर, जैसे हो गया भाई शर्करा हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, लाइक दैट, इन सब के विलयन पर लागू होता है। नेक्स्ट है कि यह वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है, ठीक। यानी वैद्युत अपघट्य के विलयन पर यह लागू नहीं होता है। जैसे अगर भाई NaCl का विलयन है, KCl का विलयन है, H2SO4 का विलयन है, तो इन विलयन पर यह लागू नहीं होगा। ये केवल वैद्युत अनपघट्य के विलयन पर। वैद्युत अनपघट्य में होता क्या है भाई, C6 है, H12O6 यानी ग्लूकोज हो गया, NH2CO NH2 हो गया, लाइक दैट, यानी यूरिया हो गया, तो ये सब वैद्युत अनपघट्य होते हैं, इनके विलयन पर ही राउल्ट का नियम क्या है, लागू होता है। समझ में आ गया। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए हो गया, अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलराउस का नियम, ठीक है ना। क्या है, कोलराउस का नियम। देखिए कोलराउस का नियम क्या कहता है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये भी बच्चों लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं,
ठीक, इसके कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि चीजें एकदम क्लियर हो जाएं, आपको अच्छे से याद रहें। ठीक ठीक, अब देखिए बच्चों, ये क्या है, कोई मतलब वैद्युत अपघट्य है। ठीक, इसमें कोई वैद्युत अपघट्य घोला गया है। वैद्युत अपघट्य में जैसे हम बात करें तो इसमें हमने घोल दिया है NaCl को। इसमें किसको घोल दिया है हमने? NaCl यानी साल्ट को या लवण को या नमक है, इसको घोल दिया है। ये क्या है? वैद्युत अपघट्य। और वैद्युत अपघट्य कहते किसको हैं? हमने बोला था कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से धारा प्रवाहित की जा सके। अगर जैसे सादा पानी है यानी एकदम साफ सुथरा, भले स्वच्छ पानी हो, तो वह वैद्युत अनपघट्य का काम करेगा। ठीक, यानी अगर हम बात करें तो उसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा बच्चों। ठीक, लेकिन जैसे ही उसमें नमक घोल देंगे तुरंत ही चालकता का गुण आ जाएगा, यानी धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से धारा प्रवाहित की जा सके, लाइक दैट NaCl एक वैद्युत अपघट्य है। तो जब बच्चों हम इसमें घोल देंगे NaCl को, हमें पता है कि भाई इसमें घोलने पर जो Na है वो भाई क्या है? प्लस में टूट जाता है, और जो Cl है बच्चों वो किस में? माइनस में। यानी Na पे प्लस होता है और Cl पे माइनस। तो भाई ये क्या है कि इस प्लस और माइनस आयन में टूट गया है। इतना समझ में आ गया। ठीक, तो ये वैद्युत अपघट्य है। अब कोलराउस का नियम क्या कहता है उसको समझते हैं। देखिए, कोलराउस का नियम ये कहता है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ये वैद्युत अपघट्य है बच्चों, इसकी जो मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब ये कहता है कि अनंत तनुता पर, अब अनंत तनुता के भी इसे चिन्ह से अगर हम दर्शाएं तो इस तरह से लिखते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो गया किसकी? कह रहा है कि कोई वैद्युत अपघट्य है, तो वैद्युत अपघट्य में NaCl हमने ले लिया बच्चों। तो किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है, ठीक, ये अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है वो विलयन में उपस्थित धनायनों, यानी यहां पर क्या है बच्चों? Na+ है, तो धनायनों तथा ऋणायनों, अब ऋणायन में क्या है भाई? Cl है, कि कह रहा है कि धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं। अब मोलर चालकता की बात आ गया बच्चों, तो फिर से यहां पर कि मोलर चालकताओं के, इसमें भी हम लगाएंगे भाई मोलर चालकता की बात है, के योग के बराबर होती है। मतलब यही क्या होता है? आपका कोलराउस का नियम हो जाता है। समझ में आ गया कि कह रहा है कोलराउस का नियम ये कहता है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता इस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। मतलब ये नियम यही तो कहता है बच्चों। ठीक, और इसको हमने क्या किया? बहुत ही सिंपल तरीके से लिख लिया है। कोई भी चीज हो हम इसको क्या है, अगर या करके हम लिखना चाहेंगे, जैसे भाई हम कोई कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे हमें निकालना है भाई KCl का, ठीक, तो जैसे KCl की निकालना है भाई, KCl है तो हम इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। ठीक, इसके लिए हो जाएगा यहां पर K+ में हो जाएगा, और उसके बाद भाई ये जो हो जाएगा आपका Cl- में। तो ये कोई भी वैद्युत अपघट्य हो उसकी जो मोलर चालकता होगी उसमें उपस्थित, जब इसको हम इसमें घोल देंगे भाई Na अलग हो जाएगा प्लस में और Cl अलग हो जाएगा माइनस में, तो इसका जो मोलर चालकता हो जाएगा वो विलयन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों के योग के बराबर हो जाता है। यही नियम हो जाता है कोलराउस का नियम। अब कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग क्या है, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, चलिए हो गया बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके अनुप्रयोग को। ठीक, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग क्या है? देखिए बच्चों, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, तो कोलराउस के नियम के द्वारा हम वियोजन की कोटि ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक, तो कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग में वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, यानी इस नियम के द्वारा हम वियोजन की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए वियोजन की कोटि है क्या, तो किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसके फार्मूले को लिखते हैं। हो जाएगा बच्चों वियोजन की कोटि, वियोजन की कोटि बराबर क्या कह रहा है कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है ना, किसी सांद्रता पर, थोड़ा लंबा होगा लेकिन डोंट वरी, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक, और अपान किस पर, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। भाई देखने में तो ये पूरा का पूरा समझ लो जो परिभाषा है वही हमने फिर से छाप दिया, लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे लिखना है, डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको दर्शाते हैं बच्चों अल्फा से। अल्फा बराबर किसी सांद्रता पर कह रहा है, तो भाई कोई सांद्रता है तो इससे सी, किसी सांद्रता पर कह रहा है वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर, ठीक है ना, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को ही कहते हैं वियोजन की कोटि। तो भाई ये हो गया ना आसान, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भाई वियोजन की कोटि बराबर कि किसी सांद्रता पर, ठीक, ये हमने जो लिखा है बच्चों आपका डेल्टा, ठीक, सी जो है यहाँ पर ऊपर सांद्रता को डिनोट करेगा और नीचे एम क्या है, तो मोलर चालकता, और नीचे ये इनफाइनाइट है तो ये अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हम कोलराउस के नियम का प्रयोग करके हम वियोजन की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। जमकर तैयारी करो बच्चों, और एग्जाम में फोड़ना है, और अब की बार 90+ पार। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।